उस रात के उस हादसे के बाद पिताजी का शरीर तो पूरा बेजान हो चुका है। जब से पिताजी बीमार होकर बिस्तर का सहारा बने हैं, तब से मुझे अकेले को ही खेत के सारे काम करने पड़ रहे हैं। तभी वहाँ भोला की भाभी शांति आती है। सुन ओए भोला, खाना बन चुका है, आकर खा ले। जी भाभी। शांति घर के अंदर चली जाती है। जब से पिताजी बीमार हुए हैं, मेरे भाई और भाभीयों का स्वभाव मेरे प्रति कितना बदल गया। तभी भोला अपने घर के अंदर आता है तो अंदर भोला के 2 बड्ढे भाई रमेश, महेश, उनकी पत्नियां जानवी और शांति ये सब थे। तभी भोला की पत्नी साधना, जिसने पुरानी मैली साड़ी पहनी हुई थी, वो रसोई से खाना लाकर अपनी जेठानियों को देती है। भोला जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। थोड़े समय बाद भोला घर के एक कोने में अकेले बैठकर खाना खा रहा था और उसके भाई भाभी दूसरी जगह बैठकर खाना खा रहे थे। भोला के भाई भोला को अपने साथ खाना तक नहीं खाने देते थे। जब से पापा जी बीमार हुए हैं, तब से इस घर में भोला जी और मेरी हैसियत नौकरों की तरह हो चुकी है। जेठ जी इन्हें अपने साथ खाना भी नहीं खाने देते। भोला के दोनों भाई पढ़े लिखे थे और एक प्राइवेट कारखाने में नौकरियां करते थे। वो भोला से बहुत नफरत करते थे और भोला अनपढ़ था। वो हमेशा अपने पिता के साथ अपने खेतों में खेती करता था। थोड़े समय बाद साधना, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम पिताजी के हाथ पैर पर अच्छे से लेप लगा देना। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। भोला बाहर चला जाता है। सुन ओए साधना, हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक तू घर की अच्छे से सफाई करके रख और सारे काम खत्म कर दे। तभी चारों बाहर चले जाते हैं। हे मेरे खाटू श्याम जी, मेरे पति सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं। पापा जी के बाद खेतों की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी है। फिर भी दोनों जेठ जी भोला जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? थोड़े समय बाद साधना अपने पापा मनोहर के कमरे में आती है। मनोहर बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था। इसके पूरे शरीर पर पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसके चलते मनोहर बात भी नहीं कर पाता था। पापा जी, आप कब ठीक होंगे? जब से आप बीमार हुए हो, तब से आपके बड़े बेटों ने भोला जी का जीवन नर्क बना दिया है। वो भोला जी के साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। भोला जी की ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। पापा जी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। मनोहर का शरीर ना हिल सकता था, ना वो बात कर सकता था। वो पुतले की तरह हो चुका था। मनोहर के पास 3 खेत और ये घर था। इस बार की फसल भी काफी अच्छी आई है। पिताजी अगर ठीक होते तो वो इतनी अच्छी फसल देखकर कितने खुश होते। खेत में फसल काफी बड़ी हो चुकी थी। थोड़े समय बाद भोला पास में ही अपने दूसरे खेत में आता है और वहाँ की फसल को पानी देकर रात तक खेत में गड्ढी मजदूरी करने लगता है। रात का समय था। भोला और सब घर में थे। साधना, खेतों में फसल काफी बड़ी हो चुकी है। रात के समय अगर जंगली जानवर खेत में घुस गए तो वो सारी फसल खराब कर देंगे। जी, ये तो चिंता की बात है। तो अब क्या करें? करना क्या है, कल से मैं रात के समय खेत में ही रहूंगा और फसल की देख रेख करूंगा। अरे वाह, ये अच्छा मौका है। ये भोला घर में नहीं रहेगा तो हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। पर ये साधना के होते हुए कैसे हम अपना काम कर पाएंगे? ये तो हवा की तरह घर में घूमती रहती है। इसे भी भोला के साथ खेत में भेजना होगा। देवर जी, आप रात भर खेत में अकेले रहोगे? आपको कुछ हो गया तो? मुझे क्या होगा भाभी, मैं तो पहले भी रात के समय खेत में सोता था। हाँ, पर जंगली जानवर है, उनका क्या भरोसा।
और वैसे भी आप रात भर खेत में अकेले रहकर बोर हो जाएंगे। इससे तो अच्छा आप साधना को भी अपने साथ ले जाना। दोनों साथ रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, साधना तुम्हें देवर जी के साथ जाना चाहिए खेत में। ठीक है जेठानी जी, मैं जाऊंगी भोला जी के साथ। अगले दिन रात में भोला और साधना खेत में चले जाते हैं। इधर रमेश, महेश, शांति और जी की बात भी सही है। अगर हम सारी संपत्ति अकेले ही ले लेंगे तो लोगों को भी शक होगा। चारों सोच में पड़ जाते हैं। एक काम करते हैं, गांव के बाहर जो हमारी 3 एकड़ बंजर जमीन है, हम वो भोला को दे देंगे और उसे कहेंगे कि पिताजी ने तेरे नाम वो जमीन किए है। फिर उसे शक भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी रमेश, महेश अपने पिताजी की संपत्ति के पेपर पर मनोहर के अंगूठे के निशान ले लेते हैं और मनोहर को खतरनाक घोल पिलाकर उसके प्राण ले लेते हैं। आखिरकार सालों का संघर्ष अब समाप्त हुआ। अब ये सारी संपत्ति हमारी हो ही गई। अगले दिन सवेरे भोला और साधना जब घर आते हैं तो रमेश, महेश और उनकी पत्नियां ये चारों जोर जोर से रो रहे थे। क्या हुआ भाभी, आप सब ऐसे रो क्यों रहे हो? भोला, मेरे प्यारे भाई, अनर्थ हो गया। हमारे पूजनीय पिताजी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर भोला बहुत उदास हो जाता है। दो दिन बाद सब घर में बैठे थे। भोला, मरने से पहले पिताजी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा हम भाइयों में कर दिए हैं। पिताजी ने ये घर मेरे नाम किए हैं और दोनों खेत महेश के नाम किए हैं, और गांव के बाहर जो हमारा तीसरा खेत है वो पिताजी ने तेरे नाम किए हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप दोनों के नाम इतना सब कुछ और मेरे हिस्से में केवल एक बंजर जमीन। अब पिताजी ने ऐसा क्यों किए, ये तो हमें भी नहीं पता। जैसी वसीयत पिताजी ने बनाई है, हमने तुझे बता दिया। पिताजी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किए? पापा जी ने ये अच्छा नहीं किए। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। रमेश भाई, मैं और जानवी हमेशा के लिए शहर में रहने जा रहे हैं, तो मैं दोनों खेत बेचकर कल ही शहर जा रहा हूँ। मुझे भी इस गांव में नहीं रहना है। मैं भी घर बेचकर शांति के साथ शहर में रहने चला जाऊंगा। भोला, तू और साधना अपना देख लो। हम कहाँ जाए भाई? अगर घर और खेत दोनों बिक जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अब वो तू देख भाई। चारों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ये क्या हो गया जी? पापा जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किए? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही साधना। पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भोला को पता ही नहीं था कि ये सब उसके भाइयों की चाल है। अगले दिन दोनों भाई खेत और घर बेचकर अपनी पत्नियों के साथ हमेशा के लिए शहर चले जाते हैं और भोला, साधना अपने थोड़े बहुत सामान के साथ सड़क पर उदास खड़े थे। अब कहाँ जाएंगे हम भोला जी? हमारे पास तो घर भी नहीं है। गांव के बाहर हमारी जो जमीन है वहाँ एक झोपड़ा बना हुआ है, चलो हम वहीं जाकर रहते हैं। तभी दोनों गांव के बाहर अपनी छोटी सी बंजर जमीन के पास आते हैं। ये जमीन काफी बंजर थी। तभी दोनों यहाँ बने एक झोपड़े में आकर बैठ जाते हैं। भोला जी, ये जमीन तो कितनी बंजर है, इसमें खेती कैसे हो पाएंगी? अब हम क्या करेंगे?
मुझे खेती के सिवाय दूसरा कोई काम आता भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ दूसरों के खेतों में काम ढूंढने की। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा हमें। तभी दोनों वहाँ मिट्टी से एक चूल्हा बनाते हैं और जरूरत का थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं। भोला गांव में दूसरों के खेतों में आता है और उन खेत के मालिकों से काम मांगने लगता है, पर कोई भी भोला को अपने खेत में काम नहीं दे रहा था। शाम का समय भोला इस गांव के धनी व्यक्ति बलराम के पास उसके खेत में खद्दा था। भोला, तुम्हें काम की क्या जरूरत आन पड़ी? तेरे पास तो 2 अच्छे बड्ढे वाले खेत है ना? तभी भोला बलराम को सारी बात बताता है। भाग्य ने मुझ गरीब के साथ बड़ा अजीब सा खेल खेला है सेठ जी। जीवन भर जिस जमीन पर मैंने अपना खून पसीना बहाया, उस जमीन का एक कंकर भी मेरे